प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि रूस के दौरे पर हैं और ये उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। तो ये देखिए वर्ल्ड लीडर्स एक साथ आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये वो लीडर्स हैं जो ब्रिक्स का हिस्सा हैं और ये ज़रा तस्वीर देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से जो उनका बॉडी लैंग्वेज होता है बातचीत करने का, इससे पहले क्योंकि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जब एक साथ मंच पर थे तो उस वक्त आपने देखा हंसते हुए और जिस तरीके से वो बात करते हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है वो अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है। और इसीलिए कहते हैं कि ऐसे ही नहीं, वर्ल्ड लीडर के तौर पर आज प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। अपनी बात जिस तरीके से वो रखते हैं, जिस तरीके से वो हिंदुस्तान के मुद्दों को रखते हैं, जो विदेश नीति हिंदुस्तान की होती है, अब उनकी चर्चा हर तरफ होती है। अब आप ब्रिक्स की बात कर लीजिए, आप अगर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर लीजिए, तो हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि अब जो छवि है हिंदुस्तान की ना सिर्फ वो बदली है बल्कि हिंदुस्तान की बात को हर कोई सुनता है और ये मानता है आज की डेट में, आज की तारीख में, कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो सबको साथ लेकर आगे बढ़ता है। अगर कहीं पर जंग की बात होती है तो हिंदुस्तान हमेशा कहता है कि भाई बातचीत से ही किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। और आप देखिए 16वां वार्षिक सम्मेलन इस वक्त रूस में हो रहा है ब्रिक्स का, और ऐसे में तमाम देशों के जो लीडर्स हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं तमाम अहम मुद्दों पर, क्योंकि बातचीत भी की गई है। और ऐसे में देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच में बातचीत हुई है उसको लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ये बताया था कि यूक्रेन युद्ध की बात कर लीजिए, रक्षा संबंधों की बात कर लीजिए, रूसी सेना में सेवारत भारतीय नागरिकों और परमाणु ऊर्जा सहयोग पर चर्चा की गई है। ये वो अहम मुद्दे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मोदी ने दोहराया है कि संघर्ष के समाधान के लिए वार्ता और कूटनीति ही आगे का रास्ता है। यानी कि बातचीत से ही, कहते हैं ना कि बात करने से बात बनती है, तो इसी बात का जिक्र एक बार फिर से और इसी बात पर जोर दिया गया है। तो वहीं ये तस्वीरें लाइव इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। Предлагаем рассмотреть наиболее актуальные аспекты глобальной повестки, обменяться мнениями по тематике сотрудничества государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование острых региональных конфликтов. Обсудим и выполнение двух важных решений предыдущего саммита в Йоханнесбурге. Во-первых, имеется в виду углубление финансового взаимодействия в рамках БРИКС. Другой, не менее важный вопрос о дальнейшем расширении нашего объединения. Безусловно, игнорировать беспрецедентный интерес стран глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно. В той или иной форме такое стремление выразили уже более 30 государств. При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС. В Йоханнесбурге мы условились разработать модальности и категории государств-партнеров нашего объединения и сформировать список стран на получение такого статуса. Решение на этот счет важно отразить в итоговой Казанской декларации. Если нет возражений, уважаемые коллеги, по повестке объявляю заседание саммита БРИКС в узком составе открытым. Рассчитываю на плодотворную работу и традиционно конструктивное и заинтересованное обсуждение всех вопросов нашего взаимодействия. Согласно сложившейся процедуре, позвольте мне, как главе государства, председательствующего в объединении, выступить первым, а затем смогут высказаться и все главы делегаций. Просил бы придерживаться установленного регламента 7 минут. Нет возражений? Спасибо. Итак, уважаемые... तो ये राउंड टेबल पर बातचीत का दौर इस वक्त चल रहा है। सीधा लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ रूम से मेरी सहयोगी प्रिया भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रिया, एक तरफ बातचीत का दौर जारी, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इस बातचीत को देखें और प्रधानमंत्री के पूरे शेड्यूल को देखें, क्योंकि फिलहाल अभी बातचीत चल रही है, शाम को वो जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे, क्या इम्पैक्ट इसका पूरे वर्ल्ड पर नजर आता है? क्योंकि अब कहा जाता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कोई हिंदुस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकता है, जो आज छवि है हिंदुस्तान की।
बिल्कुल प्रीति, क्योंकि जिस तरीके से भारत का कद बढ़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन करके भारत उभरा है और इसका जिक्र हर एक मंच पर होता है, ना केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आप देखेंगे रूस से लेकर भूटान तक, आपको याद होगा कि भूटान के राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से भी कहा गया कि भारत अपनी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से अदा कर रहा है। अब देखिए, अहम ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त क्योंकि कजान में मौजूद हैं, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, आज उनकी रवानगी भी होने वाली है। लेकिन इस वक्त जो ब्रिक्स समिट चल रहा है वो ऐसे लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि जो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी वो आर्थिक सहयोग के लिए हुई थी, लेकिन इस वक्त जो भू राजनीतिक स्थितियां बनी हुई है अलग अलग मोर्चों पर, आप देखिए जंग की स्थिति है। चीन की बात करें तो चीन यूरोप से, अमेरिका से ट्रेड वॉर लड़ रहा है। इसके अलावा ईरान की अगर हम बात करें, क्योंकि ब्रिक्स में कई सारे ऐसे देश हैं जो कि जुड़ना चाहते हैं, हर एक कंट्री चाहता है कि अमेरिका के विकल्प के तौर पर वो ब्रिक्स को चुने। और यही कारण है कि आज जब चर्चा चल रही है, आज जब रूस के कजान में इसका आयोजन हो रहा है, तो 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से मुलाकात की थी, उसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात हुई थी। आज का दिन इस लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त जो हम तस्वीरें देख रहे हैं ये तो प्लेनरी सेशन की है, लेकिन क्योंकि इसके बाद एक और सेशन होने वाली है, वो फॉर्मेट प्लेनरी सेशन होगी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो बायलैटरल टॉक्स होने वाली है, पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर होगी कि जब एशिया की दो बड़ी ताकत यानी कि एक तरफ भारत, दूसरी तरफ चीन, जब ये एक मेज़ पर बैठेंगे तो उस वक्त किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। चीन और भारत, खासतौर पर 2020 के बाद जो हालात बने गलवान में, उसके बाद हमने देखा कि रिश्तों में खटास सी पड़ गई। हालांकि हमें ये भी समझना होगा कि 5 साल पहले 2019 में जरूर बायलैटरल टॉक्स हुई थी, लेकिन उसके बाद कई मौकों पर दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक साथ बैठे थे। बीते साल की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सेशन के दौरान मुलाकात हुई थी। उससे पहले हम बात करें तो इंडोनेशिया के बाली में मुलाकात हुई थी G20 समिट के दरमियान, लेकिन बायलैटरल टॉक्स नहीं हुआ था। आज जब दोनों की मुलाकात होगी तो पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर होगी कि आखिरकार किन विषयों को लेकर के यहाँ पर चर्चा होती है। देखिए, भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? भारत के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति को काबू में रखे, अपने विस्तारवादी नीति को संतुलित रखे। भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अब एक सफलता बीते रोज हमें ये जरूर हासिल हुई है कि LAC पर तनाव कम करने की कोशिशें यहाँ पर दोनों तरफ से हुई, सहमति बनी। वहाँ पर दिप्सांग और डेमचोक से जो सेनाएं हैं वो पीछे हटी, डिसएंगेजमेंट का फैसला हुआ और उसके ठीक बाद ये मुलाकात हो रही है। अब देखिए, दिलचस्प ये है कि इससे पहले जब 2019 में दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई थी तब भी सहमति बनी थी, लेकिन उसके ठीक कुछ महीनों के बाद यानी कि 2020 में गलवान में जो हिंसक झड़प हुई, चीन की तरफ से जो चालबाजी दुनिया ने देखी, उसके बाद कई सारे प्रश्न भी उठने लगे थे। हालांकि अब जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग है। अगर चीन की बात करें तो चीन भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। इसका कारण कई सारे हो सकते हैं। एक तो ये कि पश्चिमी देशों की तरफ से चीन को लेकर के कई सारे सख्त नियम कानून लाए गए हैं। चीन के अगर अपनी कंट्री की बात करें तो वहाँ पर भी अर्थव्यवस्था जो है उसको असर पड़ा है। वहाँ पर जो डिमांड्स है प्रोडक्ट्स की वो काफ़ी ज़्यादा घटी है। इसके अलावा चीन एक मार्केट के तौर पर भी देख रहा है। तो इसके इतर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जब शी जिनपिंग की बातचीत होगी, कई विषयों को लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। इसमें अहम यही है कि ट्रेड को लेकर के क्या फैसला हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चीन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए इंडियन मार्केट एक बहुत बड़े मार्केट के तौर पर नजर आता है, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए चीन उस तरीके का बाजार नहीं है। दूसरा ये कि हमारे प्रोडक्ट्स पर जो शुल्क लगाया जाता है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पर चीन में, वो ज़्यादा है। तो क्या उसको लेकर के भी सहमति बनती है? दूसरी तरफ ये सबसे ज़्यादा अहम है कि बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए क्या फैसला होता है, और चीन की तरफ से जो सहमति बनी है क्या वो अपनी बात पर सहमत रहता है, क्या वो अपनी बात पर पूरी तरीके से अडिग रहता है? क्योंकि कुछ ऐसे मसले हैं जिस पर भारत बहुत तटस्थ है। इसमें एक तो ये कि हम हमारी जो क्षेत्रीय संप्रभुता है उसके खिलाफ किसी को भी जाने नहीं देंगे, हम उसकी रक्षा करेंगे। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अलग अलग वक्त पर अलग अलग मंच से इस बात का जिक्र किया है कि आपकी जो विस्तारवादी नीति है वो कभी सोल्यूशन नहीं हो सकता। इसके अलावा वन बेल्ट वन रोड ये जो इनिशिएटिव है चीन का, हालांकि आपको याद होगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग विषयों पर अलग अलग मंचों से इस बात का जिक्र करते हैं तो वो चीन की इस पूरी नीति की आलोचना भी करते हैं। अभी हाल में इस्लामाबाद गए थे विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने भी इसको लेकर के एससीओ समिट में कड़ा रुख अख्तियार किया और उन्होंने इसका भी विरोध किया। अब और प्रिया, शायद इसीलिए जयशंकर की तरफ से ये कहा गया था कि हिंदुस्तान अपनी बात कहना भी जानता है, अपनी बात सामने रखना भी जानता है,
कैसे रिश्ते होने चाहिए ये भी जानता है, और अगर कोई गलत करता है तो उसको टोकना भी जानता है। यानी कि हिंदुस्तान सब कुछ जानता है। और ये कहा जा रहा था कि 70% तो जो बातचीत है वो हो चुकी है, रिश्ते सही हो चुके हैं। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को मिलेंगे शी जिनपिंग से, जब उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी, तो जाहिर सी बात है, आपने ट्रेड का जिक्र किया, आपने बिजनेस का जिक्र किया कि उस पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन क्या ये माना जाए कि इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के संबंध एक बार फिर से नॉर्मल हो जाएंगे? जब ये पूरा एलएसी पर विवाद हुआ था उससे पहले की जो स्थिति थी बिल्कुल वैसी हो जाएगी? देखिए 2020 के पहले की स्थिति पर वापस लाने की कोशिशें तो की जा रही है। आप याद कीजिए कि चीन की तरफ से भी कहा गया जब ये पूरी सहमति बनी कि उसके पास सोल्यूशन है और वो भारत से बात करना चाहता है। चीन एक पॉजिटिव मोड पर तो आया है। उसके पीछे मैंने आपको कारण बताया कि पश्चिमी देशों की तरफ से चीन पर जो सख्तियाँ, जो पाबंदियाँ इम्पोज की जा रही हैं, उसके देश में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, इकोनॉमी की जो स्थिति है, ये तमाम चीज़ों को लेकर के इस वक्त चीन बैकफुट पर तो है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि क्या हम चीन पर यकीन कर सकते हैं? और मुझे नहीं लगता कि भारत इसको लेकर के इस तरीके से चीन पर अभी यकीन करना चाहेगा, क्योंकि देखिए चीन कई बार ऐसा कर चुका है कि वो पीठ पर छुरा घोंपता आया है। क्योंकि इससे पहले भी जब 2019 में बातचीत हुई थी ब्रिक्स सेशन के दरमियान, तो उस वक्त भी सहमति बनी थी। लेकिन उसके कुछ महीने के बाद क्या हुआ? उसके कुछ महीने के बाद गलवान जैसी घटना हमने देखा कि वहाँ पर हिंसक झड़प किस तरीके से हुई। तो हम इस तरीके से उस सिचुएशन में नहीं कि हम चीन पर ट्रस्ट करें। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ ये कि जो रिश्ते हैं वो पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि अलग अलग विषयों को लेकर के, खास तौर पर ऊर्जा संबंधी, इसके अलावा बिजनेस, व्यापार, ये बहुत बड़ा मसला है। इसको लेकर के क्या फैसला होता है, खास तौर पर भारतीय प्रोडक्ट्स को, भारतीय जो कंपनीज हैं उनको चीन के मार्केट के तौर पर। हालांकि आप देखिए कि चीन के कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि भारत में आई हैं, कई सारे ऐसे बड़े कंपनीज हैं। हालांकि भारत की तरफ से भी कई ऐप्स पर आपको याद होगा कि जो चीन से कनेक्टेड हैं उन पर एक्शन भी लिया गया। इसमें सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर आप टिकटॉक देख सकते हैं। टिकटॉक जैसे ऐप्स को बैन भी किया गया था। कई सारे रिजिड फैसले लिए गए और उसके केंद्र में, उनके सेंटर में अगर हम देखें तो वो भारत की सिक्योरिटी है। हम अपनी सुरक्षा से कभी भी किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और ये भारत ने हर वक्त कहा है। और इसी वजह से पाबंदियाँ और जितनी भी सख्तियाँ हैं वो हमने देखी। अब सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि जब यहाँ पर एक मेज पर दोनों बैठेंगे राष्ट्राध्यक्ष, तो आखिरकार किन किन विषयों पर सहमति बनती है। और क्या प्रिया, क्योंकि एक इंटरनेशनल करेंसी का मुद्दा इससे पहले भी जब ब्रिक्स समिट हुआ था उस वक्त भी उठा था कि सारी जो डीलिंग होती है, जो बिजनेस होता है, वो डॉलर में किया जाता है। लेकिन एक ऐसी और करेंसी आनी चाहिए इंटरनेशनली जिस पर सभी अपना बिजनेस करें। हालांकि रूस की तरफ से और चीन की तरफ से तो इसको लेकर काम भी शुरू किया गया। तो क्या लगता है कि आज भी इस समिट में इसको लेकर कुछ बातचीत हो सकती है? देखिए अगर हम ब्रिक्स समिट के इस पूरे एजेंडे को देखें तो कुछ कुछ चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि कॉमन करेंसी को लेकर के, डॉलर के कंपैरिजन में कौन वो कॉमन करेंसी हो जिस पर ये जो कंट्रीज़ हैं वो व्यापार करें, इसको लेकर के चर्चा। इसके अलावा ब्रिक्स के एक्सटेंशन को लेकर के, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में इस बात का जिक्र किया प्रीति कि कई ऐसे देश हैं, बड़े देश हैं, 40 ऐसे देश हैं जो कि ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। पाकिस्तान भी चाहता है कि वो ब्रिक्स का हिस्सा बने और इसी वजह से उसे यकीन है कि चीन की वजह से वो ब्रिक्स का हिस्सा बन पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ उसे मालूम है कि भारत वहाँ पर मौजूद है और भारत किसी भी तरीके से पाकिस्तान की जो नीति है हम कभी भी उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। हालांकि हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी जो आतंकवाद की राह है अगर उसको छोड़ता है तो हम बातचीत के लिए अलग अलग विषयों पर तैयार हैं। लेकिन तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए क्योंकि ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो दरअसल IMF और वर्ल्ड बैंक के विकल्प के तौर पर आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिक सहायता जो है वो कैसे इन देशों को मिल सके इसके लिए हुई थी। और NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक और उसके फंड को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा हुई, कैसे NDB को मजबूत किया जा सके, कैसे वर्ल्ड बैंक या फिर IMF के लेवल के बैंक के तौर पर उसको विकसित किया जा सके, इसको लेकर के। इसके अलावा CSR फंड को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स में जो शामिल है, दरअसल इनमें क्या होता है कि अगर आपसी सहयोग की ज़रूरत है तो आपसी सहयोग के साथ साथ अगर इकोनॉमिकली उनको हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो इस बैंक के थ्रू उनको भी मदद मिलती है। तो ये तो विषय है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, अभी इंटरनेशनली हम देखें जो सिनेरियो बना हुआ है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें एशियन जो कंट्रीज़ है वो बहुत प्रमुख तौर पर उभरी है। और इसका जिक्र वहाँ पर लावरोव जो कि विदेश मंत्री हैं रूस के, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और उनकी तरफ से कहा गया कि एशिया के जो देश हैं वो दुनिया की एक बड़ी ताकत बन करके उभरे हैं। अब ऐसे में ये जो मंच यहाँ पर इस वक्त सजा हुआ है, यहाँ पर तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जाहिर है कॉमन करेंसी एक बहुत अहम विषय है जिसको लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है। बीते रोज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, क्योंकि ब्रिक्स का ये जो पूरा समिट है हमने देखा कि किस तरीके से इसके
की शुरुआत होती है। बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रूस के राष्ट्रपति से जब मुलाकात की थी तो अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई थी, लेकिन कॉमन करेंसी को लेकर के डॉलर के कंपैरिजन में अलग अलग देश जो यहाँ पर ब्रिक्स के हिस्से में हैं वो जब यहाँ पर बैठते हैं तो आखिरकार किस विषय पर चर्चा होगी, कॉमन करेंसी में कौन सी करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, व्यापार को लेकर के क्या रणनीति बनती है, वो देखना बहुत ज़्यादा अहम है। और खास तौर पर क्योंकि ये जो कंट्रीज है, खास तौर पर अगर आप देखेंगे रूस और इसके अलावा चीन को, तो ऊर्जा के एक प्रमुख स्रोत के तौर पर भी इनको देखा जाता है। एक बहुत प्रमुख इनके पास जो ऊर्जा उत्पाद हैं उनकी मौजूदगी, और ऐसे में भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब इन तमाम चीज़ों को लेकर के क्या सहमति बनती है। इसके अलावा ये पूरे ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो जैसे मैं शुरुआत में इस बात का जिक्र कर रही थी कि जो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं इस पूरे बैठक के, उस पर दुनिया की निगाह होगी, क्योंकि ब्रिक्स से जो रणनीति बनेगी वो मांग करके चलिए कि पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करने वाली है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी। इसी वजह से कि ये भले ही कजान में हो रहा है लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त कजान को देख रही है कि आखिरकार यहाँ से रणनीति क्या बनती है। खास तौर पर इसका जो असर है वो किस तरीके से होगा अमेरिका पर, क्योंकि बिल्कुल अमेरिका क्या चाहता है, उसके क्या मंसूबे हैं, वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। लेकिन हाल के वर्ष में जो एशियन कंट्रीज हैं उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, और प्रिया इसीलिए देखना अहम होगा कि क्या फैसले लिए जाते हैं, क्या चर्चा की जाती है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ने के लिए।